हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। उज्जैन में एक नए प्रकार का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कि जितने लोग भी वहां पर होटल में चेक इन करेंगे उनकी सारी जानकारी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगी। अब ये एप्लीकेशन कौन सा है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको लॉन्च करने के पीछे कारण क्या है, और लास्ट में आपको उज्जैन और महाकाल मंदिर और उस स्थान की विशेषताओं के बारे में समझाऊंगी। कई बार आपका आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इन चीजों से पूछे जाते ही जाते हैं, तो समझेंगे। तो क्या लिखा, उज्जैन पुलिस का गेस्ट रिपोर्ट .in ये एप्लीकेशन है। कुछ इस प्रकार का आपको इसका लोगो दिख जाएगा। तो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है ताकि होटल्स में जो कोई भी चेक इन करे सारी जानकारी उसका तुरंत पुलिस के पास पहुंच जाएगा। लगभग 350 होटल्स हैं जो कि इससे जोड़ दिए गए हैं। यह ऐप सिंहस्थ कुंभ 2028, सिंहस्थ कुंभ जैसे आप महाकुंभ का नाम लेते हैं ना, वैसे ही जब उज्जैन में कुंभ लगता है उसको सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर 2028 में लगने वाला है। तो करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, 30 से 40 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। अब उनको मैनेज करना, उनके सारे के सबकी जानकारी रखना बहुत जरूरी हो जाता है और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर ये स्टार्ट किया गया है। अब गेस्ट रिपोर्ट .in क्या है आखिर, तो हमने समझा होटल में रहने वाले व्यक्ति की सारी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल, आईडी, शहर और अवधि कब तक रहने वाला है, रियल टाइम में संबंधित थाने पर पहुंच जाएगा। जैसे ही वो चेक इन करेंगे वहां पे सारी चीजों को बताएंगे, वो सारी जानकारी थाने में पहुंचेगी। होटल संचालकों का डेटा ऐप या वेबसाइट पर भरना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। पूरा सिस्टम ये पेपरलेस होने वाला है। तो डिजिटल सब कुछ हो ही रहा है तो उसको फायदा क्यों ना उठाया जाए। तो सबसे बढ़िया इस्तेमाल यहाँ पर उज्जैन की पुलिस कर रही है। देखो लिखा, जिस थाने के अंतर्गत होटल, लॉज, होम स्टे चेक इन किया जाता है उसका अलर्ट रियल टाइम में यहाँ पर आने वाला है। अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा सारी जानकारी। पहले चरण में यहाँ पर होटल्स रखे गए हैं, आने वाले समय में और भी चीज़ों को ऐड किया जाएगा, जैसे एयरबीएनबी हो गया, होम स्टेज हो गया। थोड़ा सा इनको अभी छूट दी गई है, आने वाले समय में इनको भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा। रियल टाइम डेटा ट्रांसफर है, जैसे यहाँ पर होटल वाला उनकी जानकारी ऐड करेगा, सारी की सारी जानकारी तुरंत पुलिस के पास पहुंच जाएगी। संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई है जिसने कुछ खतरनाक काम कर रखे और उनके पास डेटा पहले से ही होता है पुलिस के पास, तो वहां पर अलर्ट आना शुरू हो जाए कि भाई फला होटल में इस व्यक्ति ने लॉगिन किया है, चेक इन किया है, जो कि संदिग्ध है और इसने पहले कोई अपराध कर रखा है। 350 होटल्स को इस एप्लीकेशन से ऑलरेडी जोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं पुलिस के लिए बड़े फायदे क्या है, तो संदिग्ध व्यक्तियों की त्वरित पहचान हो पाएगी, इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सस्पेक्ट वॉच लिस्ट जो यहाँ पर इन्होंने रखी है तुरंत अपने आप मैच कर दिया जाएगा। गुमशुदा व्यक्तियों की ट्रैकिंग भी आसान होगी और सुरक्षा व्यवस्था में डिजिटल मॉनिटरिंग यहाँ पर लागू हो जाएगी। अब होटल संचालकों के लिए क्या लाभ होगा, होटल्स को भी तो लाभ होना चाहिए ना, क्यों लागू करेंगे। तो थाने में रोज डेटा जमा करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आज हमारे यहाँ पर कौन आया था और कौन चला गया है, कौन नया आने वाला, ये सब बताने की जरूरत नहीं। सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, पूरा डेटा ऑनलाइन यहाँ पर है, एकीकृत डिजिटल प्रक्रिया होगी, तो सबका काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। अब बड़े आयोजन जैसे सिंहस्थ, महाकुंभ, ये सब गेम चेंजर हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं और सब लोग अच्छे नहीं होते। धार्मिक स्थलों पर जाने वाले सभी लोग साधु नहीं होते हैं। अपेक्षित है कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। हर होटल, लॉज, धर्मशाला के मेहमानों का रिकॉर्ड यहाँ पर एक क्लिक में मिल जाएगा, कौन कहाँ रुका है, पूरा यहाँ पर जो है जानकारी होगी। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में यहाँ पर भारी मदद होने वाली है। समस्या क्या थी, पहले क्या था कि होटल डेटा पुलिस की फाइलों पे पहुंचते पहुंचते 10 से 12 दिन लग जाते थे, कई बार 1 से 2 हफ्ते या इससे ज्यादा लगता था। संदिग्ध व्यक्तियों की मॉनिटरिंग थोड़ी सी डिले हो जाती थी। फिजिकल सीट जमा करने में समय और श्रम लगता है, जो कि यहाँ पर बच जाएगा। अब तुरंत ट्रैकिंग, रियल टाइम यहाँ पर मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन, झंझट मुक्त डेटा प्रबंधन यहाँ पर किया जाए। अब अन्य पहलुओं के बारे में अगर बात करते हैं तो सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग तो स्मार्ट पुलिसिंग का भाग हो गया, क्योंकि इनको सारी जानकारी ऑनलाइन ही मिल रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की AI सक्षम डेटाबेस जो होता है उससे मैचिंग करके ये सारी जानकारी निकाल लेंगे। गुमशुदा लोगों की पहचान भी बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि जब कोई इस प्रकार का बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होता है तो बहुत बड़ी संख्या में गुमशुदा होते हैं, व्यक्ति खो जाते हैं किसी भी कारणवश से। अब बात करते हैं पर्यटन प्रबंधन। तो उज्जैन में प्रतिवर्ष 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं। धार्मिक पर्यटन का केंद्रीकृत डिजिटल प्रबंधन यहाँ पर मॉडल अपनाया जा रहा है। गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस मॉडल अपनाया जा रहा है कि अच्छी गवर्नमेंट हो, साथ में ई गवर्नेंस मतलब वो ऑनलाइन माध्यम से भी गवर्नमेंट को हम चला पाएं, गवर्नेंस को प्रोवाइड कर पाएं। आगे की योजना यहाँ पर है कि होटल्स के अलावा आश्रम, अखाड़ा, होम स्टे आदि को भी इस एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा, जिनको अभी इससे बाहर रखा गया है।
समझ में आ गया एप्लीकेशन क्या कैसे करने वाला। अब हम बात करते हैं उस प्लेस के बारे में जहां पर ये चीजें लागू हुई हैं, उज्जैन शहर और महाकाल मंदिर के बारे में या महाकाल क्षेत्र के बारे में। तो उज्जैन के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का एक प्राचीन और धार्मिक शहर है, साथ में प्राचीन भारत के 7 पवित्र नगरों सप्तपुरी में से एक इसको माना जाता है। प्राचीन नाम उज्जैनी, अवंती और उज्जैन के नाम से इसको आप संबोधित कर सकते हो। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित होने के कारण शहर की धार्मिक महत्ता अत्यधिक बढ़ जाती है। उज्जैन भारत के 4 महाकुंभ या 4 कुंभ क्षेत्रों में से एक है। कहाँ कहाँ पर लगता है? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर भौगोलिक स्थिति के बारे में कि कहां पर है। तो देखा हमने शिप्रा नदी के तट पर है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र हम उज्जैन को मानते हैं। स्थान भारतीय पंचांग और खगोल, प्राचीन खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण है। आपने जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रखा होगा, जैसे जंतर मंतर हो गया, वेधशाला हो गया, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि ये ऐतिहासिक खगोलीय वेधशालाएं हैं। अब बात करते हैं महाकाल क्षेत्र के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अभी हाल फिलहाल में ही बनाया गया। तो महाकालेश्वर मंदिर आता है, इसमें महाकाल कॉरिडोर आता है। मंदिर से जुड़ी श्रद्धालु सुविधाएं भी इसी एरिया के अंतर्गत आती हैं। मार्ग, सुगम पहुंच, सुरक्षा व्यवस्था और व्यापक सौंदर्यीकरण, ये सारा आपको इस पूरे इलाके में दिख जाएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? महाकाल क्षेत्र के नाम से। तो फेज 1 2022 में कंप्लीट हुआ था। लंबाई 900 मीटर है इसकी। और बात करते हैं लागत 856 करोड़ सरकार की आई थी। महाकाल लोक नाम रखा गया है इसका। अब 3 लोक हमारे यहाँ पर हैं, उसी हिसाब से धार्मिक चीज़ों को जोड़कर रखा गया है। शिव पुराण पर आधारित 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। विशाल दीवार चित्र हैं इस क्षेत्र में। स्तंभों पर नक्काशी है। LED लाइट्स, स्मार्ट सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए चौड़े पथ और सुविधाएं इस इलाके में बनाई गई हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व बात करते तो भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक यह है। इसे दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये अन्य ज्योतिर्लिंगों से विशेष है। साथ में भस्म आरती प्रसिद्ध है यहाँ की। महाभारत हो गया, स्कंद पुराण हो गया, इसमें उज्जैन और महाकाल का उल्लेख आपको मिलता है। सोचिए इतने पुराने ग्रंथों में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। प्रशासनिक और सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, प्राचीन खगोल शास्त्र का प्रमुख केंद्र है। जंतर मंतर हमने ऑलरेडी देखा है। तो राजा विक्रमादित्य और कालिदास की कथाएं, ग्रंथ और चीजें भी आपको यहाँ से जुड़ी दिखाई देंगी। वेधशाला, जंतर मंतर 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उज्जैन का जंतर मंतर किसने बनवाया है, कब बनवाया था, ये याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी में महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। शिप्रा नदी, शिप्रा भी है, कहीं पर शिप्रा भी है। तो शिप्रा नदी और महाकुंभ के बारे में या सिंहस्थ कुंभ के बारे में बात करें तो हमने देखा हर 12 साल में लगता है, जिसे सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। इसका आधार ज्योतिषीय संयोग सूर्य की सिंह राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश से होता है। श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करते हैं। जैसे महाकुंभ में जो है संगम में स्नान करते हैं, वैसे यहाँ पर इस नदी में स्नान किया जाता है। धार्मिक पर्यटन के बारे में बात करते हैं तो महाकालेश्वर मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, काल भैरव मंदिर, सिद्ध भट्ट, संदीपनी आश्रम, जंतर मंतर, वेधशाला और महाकाल लोक, ये सारे लोग घूमने वगैरह के लिए यहाँ पर आते हैं। अब सब कुछ हो गया। अब आर्थिक के बारे में बात करते हैं कि आर्थिक और पर्यटन का प्रभाव। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और देखा हमने करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं, तो इसका मतलब आर्थिक लाभ तो हो ही रहा है। एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र होने की वजह से यहाँ पर देश भर से यात्री आते हैं। वार्षिक संख्या अभी तो उपलब्ध नहीं, लगभग यहाँ पर करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, यहाँ पर लगभग जो है 10 करोड़ के अंतर्गत यहाँ पर लोग आते ही आते हैं। हम जो है सिंहस्थ कुंभ की बात नहीं कर, नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो इनसे कुछ ना कुछ, आप जाहिर सी बात है, पैसा या रेवेन्यू जनरेट होता ही होगा, तो सरकार को भी फायदा होता है, वहाँ के लोकल लोगों को भी रोजगार मिलता है। अब प्रश्न हमारा है, उज्जैन में वेधशाला किस राजा द्वारा बनवाई गई थी? विकल्प है विक्रमादित्य, दूसरा है जय सिंह द्वितीय और तीसरा अकबर और चौथा हुमायूं। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।